आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 19 जनवरी तारीख है आज और दिन है बुधवार। मैं नितिन ठाकुर लेकर आ गया हूं दिन भर। शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज किन खबरों पर बात होगी। शुरुआत यूपी से करनी है, जहां मुलायम कुनबे की ही एक सदस्य अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज थी, तो उसकी बड़ी बातें बताएंगे और बताएंगे कि अपर्णा की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर वो क्या बोले। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट भी आई है यूपी में, तो थोड़ी बात उस पर भी होगी। फिर ओमिक्रॉन की बात, जिसे लेकर आईसीएमआर के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि अगले 3-4 हफ्ते में ये खात्मे की तरफ होगा। बढ़ते केसेस के बीच उनका ये आकलन क्यों है, समझेंगे। और कोरोना से लड़ने के रिसोर्सेज की लिस्ट में एक नेजल स्प्रे भी शामिल हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उधर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत गहरा गया है। अब तो हालत यह है कि वो अपना सोना गिरवी रखने को मजबूर है। तो इस हालत में श्रीलंका कैसे पहुंचा, और सोना गिरवी रखने की ये कहानी आपको सुनी सुनी लग रही होगी। भारत ने भी ये किया था 91 में, तो क्या श्रीलंका ऐसा करके संकट से उबरेगा? और हाँ, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान किया है आज, तो आखिर में बात उनकी भी होगी। शुरुआत करते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइन से। खुशबू लाई है। शुक्रिया नितिन। केरल में एक दिन में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 15% बढ़ी। देश में 24 घंटे में 2,82,000 नए केस। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के भाई विजय रावत बीजेपी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी भाजपा। कैबिनेट बैठक में आज लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया। रैलियों पर रोक के बीच भाजपा ने यूपी में 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कल उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बेंगलुरु में हवा में टकराने से बची थी इंडिगो की 2 उड़ानें, जांच के दिए गए आदेश। शुक्रवार को रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की होगी जिनेवा में मुलाकात। सानिया मिर्जा 2022 में आखिर में टेनिस को कहेंगी अलविदा। कैंडी क्रश गेम बनाने वाली कंपनी को 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट, बनेगी तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी। और पहला वनडे में साउथ अफ्रीका की पारी खत्म, भारत को मिला 297 रनों का टारगेट। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। 2012 का विधानसभा चुनाव जब समाजवादी पार्टी ने जीता था और अखिलेश यादव सीएम बने, तब कहा यह गया कि समाजवादी पार्टी ने एक वादे के दम पर चुनाव अपनी मुट्ठी में कर लिया। वादा था बेरोजगारी भत्ता देने का। सपा के उस वादे ने उसे विपक्ष से सरकार बनने में काफी मदद की। तो चुनाव में लोक लुभावन वादों का अपना ही महत्व है, और इस इलेक्शन में भी अलग अलग पार्टीज ऐलान कर रही हैं, तो दिख रहा है कि वो भी लोक लुभावन वादों की तरफ बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। महिलाओं को इसमें 6,000 सालाना रुपये देने की बजाय अब 18,000 रुपये दिए जाएंगे। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। अखिलेश ने यह भी बताया कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो सीट कौन सी होगी, इस पर उनका जवाब थोड़ा गोलमोल था। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। इंटरेस्टिंग यह है कि इस बार इलेक्शन की बात अखिलेश ने की है, लेकिन वो इससे पहले विधानसभा चुनाव कभी लड़े नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने विधान परिषद का सहारा लिया था। तो सवाल यह है कि इस बार इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं अखिलेश? ये कोई स्ट्रेटजी है क्या? और इलेक्शन लड़ने के लिए सीट चुनने में किन बातों का ध्यान देंगे वो? हमने सब पूछा यूपी की पॉलिटिक्स को लंबे समय से देख, सुन और समझ रहे आज तक .in के सीनियर जर्नलिस्ट कुबूल अहमद से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और केशव प्रसाद मौर्य जो टॉप 2 लीडरशिप है
दोनों को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। बाकायदा उनके सीटों का भी घोषणा कर दिया है भाजपा ने। तो निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही कि अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे, वो अपनी सीट बताएं, वो सीट बताएं, ठीक है। ऐसे में लगातार जो इस तरह की दबाव थी, जो स्ट्रेटजी थी, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि हम लड़ेंगे। और क्योंकि चुनाव जब सेनापति लड़ता है तो और भी एक उत्साह होता है, लेकिन क्योंकि उत्तर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी लंबी लीडरशिप है, वहीं समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारक के तौर पे, पार्टी की रणनीति के तौर पे सारी कुछ जो है ऊपर से लेके नीचे तक एक ही चेहरा है, वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अब ऐसे में ऐसी सीट की तलाश कर रहे हैं जहां पे उनको बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत ना करनी पड़े। आप देखें योगी आदित्यनाथ को क्यों वो सीट दी गई मुजफ्फरपुर, वहां गोरखपुर, ताकि वो आसानी से जीत सकें और अपना पूरा फोकस अपनी सीट से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश के प्रचार में लगा सकें। तो यही रणनीति जो है समाजवादी पार्टी की है और अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आज सुबह ही ये खबर आ गई थी कबूल कि अपर्णा यादव जो हैं भाजपा का दामन थामने निकल चुकी हैं, थाम लिया उन्होंने। तो अखिलेश यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपर्णा को लेकर, वो सुनिए जरा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। तो मेरा अब सवाल आपसे ये है कबूल कि अपर्णा भाजपा में चली गई हैं। एक कारण कहा जा रहा है कि लखनऊ कैंट सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन सपा जो है उन्हें इस बार टिकट देने के मूड में थी नहीं, जिसके बाद अपर्णा ने कदम उठाया। अपर्णा जिस सीट पर टिकट चाहती हैं और जिसके लिए भाजपा में वो गई हैं, वहां पहले से ही रीता बहुगुणा जोशी की दावेदारी है, जीती भी हैं वो इस सीट पर। ऐसे में बीजेपी इस मुश्किल को कैसे टैकल करेगी और उस सीट पर टिकट देने में किन पक्षों पर सोचेगी? देखिए, अपर्णा यादव ऐसी नेता है जिनके समाजवादी पार्टी जाने में भी खुशी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी भी खुशी हो रही है। दोनों पार्टियों खुश हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार साफ कह चुके हैं कि हम अपने परिवार से किसी को भी चुनाव में नहीं लड़ाएंगे, ताकि वो जो परिवारवाद का टैग सपा पे लगा है उसको तोड़ सके। इस वो लगातार अपर्णा जैसा आपने कहा भी कि लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही, लेकिन वहीं से जो है रीता बहुगुणा जोशी अपनी बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही है, क्योंकि रीता बहुगुणा के बेटा जी 40+ की एज हो चुकी है और रीता जी कह रही कहीं ना हम अपने जीवन में उनको राजनीतिक तौर पे सेटल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अब अपर्णा के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कैंट सीट है उससे दावेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी जो वहाँ पे मौजूदा विधायक जो रीता बहुगुणा के चुनाव के बाद जीते हैं वो सीट छोड़ने के तैयार नहीं है। भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो वहां से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एक और कैंडिडेट वहां पे अपर्णा यादव भी हो गई है, तो एक अनाज 100 बीमारों की स्थिति हो गई है। अगर क्योंकि उस जो सीट है उस सीट पे जिस तरह का कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्राह्मण वोटर बड़ी अच्छी संख्या में है, और खासतौर से वो ब्राह्मण वोटर जो उत्तराखंड से आया हुआ है और उत्तराखंडी वोट है, इसीलिए अपर्णा यादव भी वहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि इनका जो पिछला बैकग्राउंड है मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाली हैं, ठाकुर जात से आती हैं और उनकी शादी यादव हुई, लेकिन कोशिश उनकी है कि हम उसी सीट से लड़ें। पिछली बार वो रीता बहुगुणा से करीब 33,000 वोटों से हारी, तो आप समझ सकते हैं। और जबकि वहाँ पे सपा और कांग्रेस का अलायंस था, तो वो अपर्णा के लिए सुटेबल सीट नहीं है जितना सीट वो किसी एक ब्राह्मण के लिए है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी अपर्णा को लड़ाती है या फिर किसी ब्राह्मण को। अच्छा कबूल, भाजपा लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इस दौरान टिकट कटने की वजह से बहुत सारे नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी पार्टी को। आज भी तीसरी चौथी लिस्ट आई, उससे बहुत सारे नेता जो हैं असंतुष्ट दिखे। इससे पहले भी कई जगह भाजपा इस पसोपेश में लगातार जूझती रही कि उनके नेता अपने करीबियों को टिकट की डिमांड कर रहे हैं, पूरी ना होने पर पार्टी छोड़ रहे हैं। तो सवाल मेरा ये था आपसे कि भाजपा के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है, कारण क्या है, क्यों ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं, टैकलिंग में कमी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर लीडरशिप है या जो बड़े नेता है, प्रभावी नेता है,
वो कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत वो सौंपें और उनको लाएँ। इसीलिए जो है वो मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं, तो रीता बहुगुणा जोशी हों या फिर क्या कहते हैं कलराज मिश्रा हों या तमाम जो बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री, फागू चौहान तक के बेटे टिकट के दावेदार हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी क्योंकि कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के परिवारवाद को लेके हमले करती रही। ऐसे में अगर भाजपा नेताओं की बेटी-बेटियों को टिकट देते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं और मैसेज देने में वो सफल नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्होंने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक परिवार की पार्टी सब बता के घेरा था। अब वही चीजें जिस तरह से उनके नेता आ रहे हैं, नेता के बेटी-बेटियों के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती है, लेकिन वो ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज भी नहीं कर सकती है। अगर अभी हम देखते हैं तो कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं के बेटी बेटियों को टिकट दिया है। नोएडा से ही पंकज सिंह को देख लीजिए, शाहजहांपुर में कटरा सीट पे देख लीजिए, पूर्व विधायक रहे, उनके बेटा भी मौजूदा विधायक वो भी है, उसको भी टिकट दिया है। तो ऐसे कई सीटें हैं जहां पे उन नेताओं के बेटी बेटियों को टिकट दिया गया है और ये लगातार डिमांड बढ़ रही है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेताओं ने टिकट के लिए अपने बच्चों की पैरवी की हो, वो टिकट भाजपा के लिए उसे नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने किया है उसमें सबको न मिले, लेकिन कुछ लोगों को तो मुझे लगता है क्योंकि देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सियासी समीकरण बनाने के लिए वो बहुत ही जरूरी के लिए बन जाता है और मजबूरी भी बन जाता है। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट कबूल अहमद। बात अब कोरोना की। कल ही आपको बताया था कि केसेस में गिरावट हुई है और आज एक दिन बाद फिर से मामले बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सोमवार की तुलना में ये 19% ज्यादा हैं। एक बात यह भी है कि सोमवार को जिन 30 राज्यों में कोरोना के केस कम हुए, उन सभी राज्यों में मंगलवार को फिर से केस बढ़े। अकेले कर्नाटक में 14,000 से ज्यादा केस बढ़े। महाराष्ट्र में भी सोमवार की तुलना में मंगल को 8,000 ज्यादा केस मिले। इस बीच भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी को अब 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हर कोई इस फेर में है कि आखिर ये सब खत्म कब होगा, कब तक तीसरी लहर या कोरोना से राहत मिलेगी। इसका जवाब आईसीएमआर में एपिडेमियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर समीरन पांडा ने दिया है। उनके मुताबिक भारत में 11 मार्च तक कोविड एंडेमिक बन जाएगा। आईसीएमआर के हेड का यह बयान वो भी ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन को लेकर हालात कभी एक दिन राहत देते हैं तो दूसरे दिन परेशानी। तो सवाल तो बनता है। हमने बात की ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर गिलादा से, समझने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि कोविड वेव अब एंडेमिक की तरफ बढ़ रही है, वो भी एक महीने के अंदर। देखिए, कोविड तो एंडेमिक बनने वाला है, लेकिन ये 11 मार्च तारीख को ये सब भविष्य दिखाने वाला बताता, ऐसे बताना बहुत गलत है। और एक तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दे देना वो गलत है। ये सभी को पता है कि ये फिलहाल ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। 95, 96, 98% हर जगह जो भी इन्फेक्शन है ये सब ओमिक्रॉन है और डेल्टा इक्का दुक्का बच गया है। ये दो चीज से बता सकते हैं। एक तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी है, वो स्टडी बताती है कि जहां जहां स्टडी हुई है वो 95 to 97% जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुए है वो सबके सब ओमिक्रॉन है। और दूसरा इससे पता चलता है कि जो फिलहाल ट्रेजेक्टरी है, जो उसका आउटकम है इन्फेक्शन के बाद का, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत कम है, आईसीयू बेड के लिए बहुत कम है, वेंटिलेटर के लिए बहुत कम है और डेथ भी बहुत कम हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि डेल्टा का वेव नहीं है, ये ओमिक्रॉन का वेव है। अब दूसरी बात यह है कि जो ओमिक्रॉन का जो हमारे भारत में बर्ताव है, ये साउथ अफ्रीका के जैसा है, जहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर जाता है और उतनी ही तेजी से नीचे आता है। और यही हमें देखने को मिला है फिलहाल बंबई में भी, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी और वेस्ट बंगाल में भी और दिल्ली में भी। तो दूसरे जो राज्यों में फिलहाल अभी ऊंचाई पर है, जैसे बेंगलोर है, कर्नाटका है, उनका राज्य है, तमिलनाडु है, तो ये भी इतना फास्ट ऊपर जा रहा है, उतना ही फास्ट नीचे आएगा, क्योंकि वो एक फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है, जो चीज जितनी फास्ट ऊपर जाती है उतनी फास्ट नीचे आती है। तो ये ऐसा हमें लग रहा है कि हम लोग अभी फिलहाल मिड जनवरी में है,
तो मिड फरवरी के पहले पहले ही ये एंडेमिक बनना चालू हो जाएगा। ये पूरा ओमिक्रॉन का वेव खत्म हो जाएगा। भारत में 29 राज्य हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज है, ये सभी को जो ओमिक्रॉन टच करके ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, ये सब प्रक्रिया 3 से 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो किन स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत है ताकि नए वेरिएंट का खतरा भी कम हो, जैसा कि डॉक्टर समीरन पांडा ने भी एक कंसर्न जताया है? देखो, नए वेरिएंट जो आना है उसका भारत से आना के चांस बहुत कम है। ये नए वेरिएंट जो आएंगे ऐसे देशों से आएंगे जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत पुअर है और वहां पर ये वेरिएंट बनते रहेंगे। उसमें से कुछ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे और उसमें से कुछ एक आध हो सकता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अभी तक जो हमारे लगभग 30-40 अलग अलग वेरिएंट आए, उसके अंदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत कम है, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन और अभी ओमिक्रॉन। तो ये 6 ही जो वेरिएंट है जिसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो हमें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि भारत से कोई नया वेरिएंट बनेगा और वो भी इतना खतरनाक बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस ही कर रहा है, ऑलरेडी भारत में कई 70, 80, 85%, 90% तक लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन काफी अच्छे प्रमाण में हुआ है। जो एलिजिबल पॉपुलेशन के 92% लोगों को एटलीस्ट 1 डोज मिला है, 70% लोगों को 2 डोज मिला है। छोटे बच्चों में भी वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हो सकता है कि जो उम्र के 12 से 15 के हैं, उनका वैक्सीनेशन भी 1 आध महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हालात में इससे कोई बहुत ज्यादा नए स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है। जो ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जिसके घर में एक मरीज आ गया तो उनके घर के सभी लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए घर के अंदर ही, ताकि वो इन्फेक्शन एक घर से दूसरे घर में नहीं जाए। एक तो घर में एक को आया तो सबको आना है, तो उन लोगों ने आपस में क्वारंटाइन रहना या नहीं रहना है वो उनका निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन वो लोग दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आए। इससे ज्यादा हमें कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी करने की, लॉकडाउन करने की, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रणाली चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जितना फास्ट कर सकते हैं उतना कर लें और दूसरे देशों को जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत पुअर है उनको हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ये भी हमारा ही दायित्व बनता है क्योंकि दुनिया के दूसरे देश ये नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। एक एंटीवायरल नेजल स्प्रे है जो डॉक्टर्स जो हैं अभी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कोरोना वायरस को निष्क्रिय करता है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, कितना हेल्पफुल है? कोरोना के नाम पे सब कुछ बिकता है, ऐसी बात हो गई है। ये एक स्टार फार्मा बोल के ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उन्होंने बनाया है वायरालीज नाम का, और उसका जो उनका लैबोरेटरीज में उनको मिला है कि ये इफेक्टिव है, जो बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पिरेटरी और कोल्ड वायरसेस को इनएक्टिवेट कर सकता है। और इनकी जो स्टडी हुई है बहुत ही छोटी स्टडी है, 40 लोगों में स्टडी हुई है, जिसको रैंडोमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल सेफ्टी टॉलरेबिलिटी एंड एब्सॉर्प्शन स्टडी है ये। और ये 40 लोगों का जो ट्रायल है उसको हम लोग फेज 1 ट्रायल कहते हैं। तो फेज 1 ट्रायल के बाद में सक्सेस होने के बाद में फेज 2 होता है, वो 400, 500, 1000 लोगों में होता है, और फेज 3 तो हजारों लोगों में होता है, कम से कम 25-30 हजार लोगों में। तो फेज 2 और फेज 3 तो हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो नेजल ड्रॉप देना है तो ये दिन में 4 बार और 14 दिन देना है। तो ये इतना मेटिकुलस कोई यूज करेगा कि नहीं पता नहीं, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है और इसके रिजल्ट उसका कोई मायना हम बता नहीं सकते कि जो बहुत कोई अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, क्रेडिबल जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो हमें लोगों को दरख्वास्त करनी है कि जो SPL 7013 नाम का ये सन फार्मा का स्टार फार्मा का जो विरिलेज है उसको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे कोई बहुत कंट्री अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहेंगे, भारत में भी कुछ चीजें बनती रहेंगी, हर एक चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर कचरा कुंडी नहीं है कि कोई भी चीज लाके हम डालें शरीर में जो अभी तक प्रूवन भी नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ सोचें और कुछ ट्रायल करें, ये हमारा काम नहीं है। ये थे डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो साल के तीसरे दिन से शुरू कर दिया गया था। उसके करीब 1 हफ्ते बाद 60 साल से ऊपर वाले लोगों को प्रिकॉशनरी डोजेस दी जाने लगी थी। खूब चर्चा में रही थी ये दोनों ही खबरें, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की बात भी हुई थी। लेकिन ओमिक्रॉन की नई वेव में इन दोनों एज ग्रुप का वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर सम्राट शर्मा से।
बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी को शुरू हुआ था 15 से 18 एज ग्रुप वालों के लिए, यानी 15, 16, 17 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें जो पॉपुलेशन है भारत में वो है लगभग 7.5 करोड़, एग्जैक्टली 7.4 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इन 7.4 करोड़ में से 3.7 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी सिर्फ 16 दिनों में लगभग 50% जो बच्चे हैं 15 से 18 के एज ग्रुप में, उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। 10 जनवरी से सीनियर सिटीजन कोमॉर्बिडिटी वाले के बूस्टर डोजेस भी शुरू हुए थे और देश में कुल 2.25 करोड़ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी जिन पे है। तो इनमें से लगभग 16.5 लाख लोगों को बूस्टर डोज भी लगा है, यानी टोटल जो सीनियर सिटीजन हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उनका जो 6% है वो 10 तारीख से लेकर अब तक बूस्टर डोज उनको लग चुका है। भारत का पड़ोसी है श्रीलंका। हम सब जानते हैं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई है, भारी कर्ज है और अब तो विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि श्रीलंका कभी भी अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच ही गया है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक महामारी की शुरुआत से अब तक 5 लाख लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। नवंबर में महंगाई दर रिकॉर्ड 11.1% थी। दिसंबर में खाने पीने के सामान में 22% से भी ज्यादा वृद्धि हुई। हालत यह है कि श्रीलंका में लोगों के लिए 3 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। देश के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि खाद्य सामग्री जो है बाहर से मंगाई जा सके। हालांकि श्रीलंका की गोटबाया राजपक्षे सरकार ने पिछले साल आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की थी। सेना को कहा गया कि जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करे। चीनी और चावल जो है उनकी सरकारी कीमत तय की गई, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई और अब सरकार इन हालात से उबरने के लिए सोना बेच रही है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं निवाड कैब्राल। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका ने दिसंबर 2020 में अपने गोल्ड रिजर्व के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट्स को बढ़ाने के लिए बेच दिया, लेकिन श्रीलंका इस हालात में पहुंचा कैसे, इसके लिए कौन से पहलू जिम्मेदार है। हमने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर संजय भारद्वाज से। देखिए, जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आ रहा है, दिवालियापन आ रहा है, उसके प्रमुखतः 3 कारण मैं देखता हूँ। पहला कारण ऑफ कोर्स कि जिस तरीके का जो पेंडेमिक चल रहा है अभी, कोरोना वायरस का जो एक क्राइसिस जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसका असर व्यापक रूप से श्रीलंका की इकोनॉमी पे पड़ा है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात कि जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो टूरिज्म से होता था, तो वहाँ पे टूरिज्म का आना बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। दूसरा कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था रेमिटेंसेस से, जो श्रीलंकन वर्कफोर्स डिफरेंट पार्ट में काम करती थी, वहाँ से भी रेमिटेंसेस आना कम हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण दोनों फैक्टर हैं जो श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रेवेन्यूज के अर्निंग के सोर्स खत्म हो गए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है, काफी साल से इकोनॉमिस्ट और जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो इस बात के लिए चर्चा करते रहे हैं कि श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का डिफरेंट पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में और सी पोर्ट्स में, जो बिजनेस हब्स बना रहे हैं कैपिटल सिटी कोलंबो में, या हबन टोटा पोर्ट्स बना रहे हैं जो कि राजपक्षे फैमिली का होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से हुआ है, उसमें लगभग $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसकी वजह से चाइना के अंदर लगभग $3.5 बिलियन का डेट ट्रैप हो गया है श्रीलंका पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना की वजह से या दूसरे जो प्रोजेक्ट की वजह से या श्रीलंकन गवर्नमेंट्स की पहले वाली पॉलिसी थी उसकी वजह से डेट ट्रैप में फंसता चला गया और कहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। संजय जी, गोल्ड रिजर्व के मामले में श्रीलंका ने भारत का एग्जाम्पल दिया है। 1991 में उदारीकरण से पहले हमारी स्थिति भी खराब थी, हमने भी सोना गिरवी रखा था। तो अगर श्रीलंका ऐसा कर रहा है, क्या उसकी परिस्थिति सुधरेगी, वो उबर जाएगा, और उसे और क्या करने की जरूरत है? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका 2-3 कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने निश्चित रूप से वो इस तरीके का कि हम गोल्ड को गिरवी रख देंगे, उससे हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर जाएंगे, वो
इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी इस चीज से उभरता हुआ नजर नहीं पा रही है कि श्रीलंका उस चीज से बाहर आ पाएगा, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है और उनका दूसरे सोर्सेज जनरेट नहीं हो रहे हैं। दूसरा रास्ता जो कि भारत एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहा है, और ये भी श्रीलंका को समझ में आ रहा है कि भारत जिस तरीके का एक नेचुरल डेवलपमेंटल पार्टनर हमेशा रहा है, उस डेवलपमेंटल पार्टनर के बजाय आपने चाइना को अपना एक डेवलपमेंटल पार्टनर चुना और आप डेट ट्रैप में फंसे चले गए। लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश है और भारत और श्रीलंका के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, तो भारत ने अभी जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि हम अभी सभी तरीके की हम श्रीलंका को सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, और अभी हमने लगभग $9.12 मिलियन का हमने उनको लोन दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हमारी जो अडानी ग्रुप हैं उनको जो इनका ईस्टर्न कोस्ट है त्रिकोणामली, उसमें 14 ऑयल स्टोरेज टैंक बनाने का प्रावधान रखा गया है, और भारत ईस्टर्न पोर्ट सिटी त्रिकोणामली को डेवलप करेगा। ये अभी हाल ही में उन्होंने पार्लियामेंट से इस चीज के ऊपर मोहर लगाई है। तो ये कई उपाय श्रीलंका कर रहा है ताकि जो दिवालियापन है, जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, उससे उभर जाए। शुक्रिया संजय जी। – 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद इंडिया में जो है क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया था। इतना हो गया था कि बाकी सारे खिलाड़ी पीछे छूट गए। बस कुछ एक खिलाड़ियों का नाम लोगों को मालूम था, और फीमेल्स में एथलीट्स में आप पीटी उषा को जानते थे, कर्णम मल्लेश्वरी को जानते थे, मिताली राज जैसी चंद महिला क्रिकेटर्स को भी लोग जानते थे। मगर फिर 21वीं सदी की शुरुआत हुई। टेनिस कोर्ट में हैदराबाद की एक लड़की की एंट्री हुई। देखते ही देखते लड़की अखबारों में, एडवर्टीजमेंट्स में और टेनिस की दुनिया में छा गई। कई इंटरनेशनल खिताब उसने अपने नाम किए और बहुत सारे लड़के लड़कियों के लिए वो रोल मॉडल बनी। स्पोर्ट्स में लड़कियों के लिए स्पेस और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। नाम का अंदाजा आपने लगा लिया होगा, सानिया मिर्जा। आज उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो खेल रही हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो सीजन है ये उनका आखिरी होगा। असल में सानिया को ऑस्ट्रेलियन ओपन मुकाबले में आज ही हार का भी सामना करना पड़ा। मुकाबले के बाद सानिया ने कहा कि मुझे लगता है मैं बेहतर खेल सकती हूं, लेकिन शरीर अब उस तरह से साथ नहीं दे पाता। 35 साल की हैं सानिया और 2003 से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबले खेल रही हैं। करीब 2 दशक के बाद वो टेनिस कोर्ट से विदा लेंगी। तो उनके करियर की अहम उपलब्धियां क्या रहीं, उनके साथ किसने सुपरहिट जोड़ी बनाई और ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी जीत के कितने चांसेस हैं, इन सब पहलुओं पर सुनिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौमित्र बोस के साथ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल की बातचीत। दादा, करीब 2 दशक से खेल रही हैं सानिया मिर्जा। उनके इतने लंबे करियर की बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं और क्या अप्स एंड डाउन्स रहे उनके करियर में? देखिए, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश में अगर ट्रू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमारा क्रिकेटर्स नहीं है। अगर ट्रू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो है हमारे टेनिस खिलाड़ी, जिसमें आपका सानिया मिर्जा का नाम, लिएंडर पेस का नाम, महेश भूपति का नाम पहले आएगा। तो पहले तो ये इनको ये स्वीकृति देना है कि दैट शी इज इंडियाज ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बेसडर। बिल्कुल। और ये आपको मानना पड़ेगा कि देखिए, हमारा देश में हम क्रिकेट का इतना चर्चा करते हैं, मगर सानिया मिर्जा का नाम सारा दुनिया में सबको मालूम है। तो नेचुरली आपने जो कहा कि इतना लंबा करियर, वो 2003 की महीना में उसने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, मतलब टर्निंग प्रोफेशनल जो हम बोलते हैं, और आज भी वो खेल रहे हैं। आज को आप 2022 मतलब ऑलमोस्ट 19 इयर्स के बाद उसका बॉडी में कुछ सिग्नल्स दे रहे कि उसको और खेलना नहीं चाहिए। 35 साल का उम्र है। तो देखिए, आज का दिन में पावर टेनिस जहाँ पे इतना, एंड एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सानिया मिर्जा वाज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन जिसने पावर स्पोर्ट का डेफिनेशन को टेनिस कोर्ट में लाया। बिल्कुल। जो उनका हाथ में जो पावर था, शी हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोरहैंड
स्ट्रोक्स मेकर्स, उनका डबल हैंडेड बैकहैंड, शी वाज फेमस, मतलब उनका जो वो काफी फेमस थे ये सब स्ट्रोक्स के लिए। उनके देखिए लंबा करियर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पीक्स और ट्रफ, मतलब हाई और लो होना ही है। मगर आप अगर देखिए जिसने 6 ग्रैंड स्लैम जीता है, 3 डबल्स में, 3 मिक्स डबल्स में, उनका करियर में आई वुड से कि ज्यादा पीक्स है, मतलब हाईज ज्यादा है, लोज कमती है। जी। लोज में आपको ये कह सकते हैं कि आप वो जब 2013 में जब सिंगल्स से रिटायर किया, वो दैट इज ए लो। इसलिए लो क्योंकि उसने उनका रिस्ट इंजरी था और रिस्ट इंजरी की वजह से वो 2013 में उसने सिंगल्स खेलना बंद कर दिया। मगर उससे पहले सानिया मिर्जा ने काफी बड़े खिलाड़ी को उसने हरा चुका था। उसमें से आपको शायद याद होगा कि सानिया मिर्जा ने स्वेतलाना कुजनेत्सोवा, वेरा ज़ोनारेवा, मारियन बार्टोली, मार्टिना हिंज जिसके साथ वो उसने बाद में डबल्स खेला, दिनारा साफिन, विक्टोरिया अज़ारेंका, इतना बड़े बड़े खिलाड़ी को उसने हरा चुका था। मगर वो ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन में कुछ ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको करियर में लंबा जाना है, तो कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। वही उसने लिया था 2013 में जब उसने सिंगल्स से छोड़ दिया था, छोड़ के वो डबल्स में कंसंट्रेट किया। वहां से उनका जीवन में कितना बदलाव आया, उसके बाद 6 ग्रैंड स्लैम जीतना आसान बात नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दादा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन दादा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों के साथ सानिया की जोड़ी सबसे ज्यादा जमी? देखिए, आपको तो ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉम 2014 to 2016 इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर करियर। उसने 6 ग्रैंड स्लैम जीता है और उसका जो डबल्स का जो रियल टर्निंग पॉइंट था वो कारा ब्लैक के साथ जब खेलना शुरू किया तब से हुआ है। कारा ब्लैक जिम्बाब्वेन था, उसने उनके साथ पहले 2014 में WTA फाइनल जीता था। उसके बाद 2015 में उसने मार्टिना हिंजिस के साथ जोड़ी बनाई। उसके बाद जोड़ी आपको पता है कि उसने 91 वीक्स, मतलब 91 वीक्स उसने वर्ल्ड नंबर 1 रहा 2015 में। बिल्कुल। और हाँ, तो इसके साथ एक्चुअली आप देखिए, और मार्टिना हिंजिस के साथ अगर उसने 44 मैचेस नहीं हारा, तो विनिंग स्ट्रीक 44 मैचेस का है, तो लगभग है कि उनके साथ सबसे अच्छा जमा कि मार्टिना हिंजिस के साथ जो उनका जो पेयरिंग था, दैट वाज द बेस्ट टाइम इन सानिया मिर्जा's करियर। राइट। दादा, सानिया ने कहा है कि उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, वो अनश्योर हैं कि वो पूरा सीजन खेल भी पाएंगी या नहीं खेल पाएंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स में उनका मुकाबला बचता है, अमेरिका के राजीव राम के साथ उनकी जोड़ीदार हैं। ऐसे में क्या उम्मीद करें? क्या जीत के साथ इस सुनहरे करियर का अंत होता हुआ देख रहे हैं आप? हैप्पी एंडिंग कौन स्पोर्ट्समैन नहीं चाहते? एक बार सब कोई चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जाए, मगर हैप्पी एंडिंग होना मुश्किल है क्योंकि देखिए इनके साथ जो प्लेयर खेलेंगे वो उनसे उम्र में कमती है, पावरफुल है और उम्मीद उनका ज्यादा है। राजीव राम के साथ उसने कहा है कि आज जो उसने जो अनाउंसमेंट किया है कि हमको रिटायर करना है, उसने बोला कि आई वांट टू प्ले फॉर फन। जब वो बोले कि हम फन के लिए खेलेंगे, मतलब इतना तो तय है कि देखिए विनिंग द मेडल इज नॉट हर अल्टीमेट गोल। वो चाहेंगे कि, और उसने ये भी कहा है कि देखिए एवरी सुबह जब हम उठता हूँ कि मेरे यहाँ पे दर्द है, वहां पे दर्द है, नी में दर्द है, तो जब बॉडी में इतना पेन है, आप इतना कह सकते हैं कि देखिए शायद वो मेडल नहीं जीत पाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड जीत के सेकंड राउंड तक गया है, आई थिंक इट विल बी अ गुड वे टू एंड हर ऑस्ट्रेलियन ओपन करियर, जहाँ पे 2016 में उसने लास्ट ग्रैंड स्लैम जीता था। शुक्रिया सौमित्रो, शुक्रिया इकबाल। और अब वक्त है विदा का। दिन भर में आज इतना ही। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा। हमारा पता आपको मालूम है, radio@aajtak.com। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। और आज बुधवार है तो बेबाक बुधवार का भी दिन है। रात 9 बजे ट्विटर स्पेसेस पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, यूपी में क्या चल रहा है, तो बताइएगा कि यूपी में क्या चल रहा है।
आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की हमारे दोस्त अमृत रेगी ने, और मैं हूं नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।